Good evening to all. Good evening, and most welcome in demo class. As you know, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंडियन मानसून। ये डेमो के लिए है, बाकी हम आपको रेगुलर क्लासेस में से कराएंगे कंप्लीट। हाँ, गर्मी हो रखी है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। दैट्स अ प्रॉब्लम। अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ओके, चलते हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो हमारा नया बैच स्टार्ट होना है उसके लिए मैं प्रोमो करूंगा यहाँ पर। तो सिविल हिंदी मीडिया एक्शन प्लान आपकी यूपीएससी और पीसीएस प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कोर्सेज लेके आया है। दीज आर द सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, आर्ट एंड ज्योग्राफी। ऑल सब्जेक्ट्स आर, जो कुछ भी आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी। नाउ यू कैन सी दिस। ये मैं जो भी हमारा फी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर। फी स्ट्रक्चर को मंथ वाइज भी है और एक क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स का भी है, हाफ ईयरली है 6 मंथ्स का। और आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं मंथली। एक साइड जो बीच में एक रो दिख रही है ये आपके प्राइस दिख रहा है, और ये आपको ये दिखाया गया है कि मंथ वाइज कितना आप पर आने वाला है, कितना आप पर बर्डन या कितना आप पर चार्जेस आने वाला है। यदि आप क्वार्टरली जाते हैं तो आपके मंथ वाइज जो आपका फी स्ट्रक्चर में आप पर आने वाला बर्डन है वो कम होता जाएगा। यू कैन सी हियर। और ये एक नया इनिशिएटिव है सिविल हिंदी पीडिया का, यूपीएससी स्कूल एनुअल बैच। और इसके थ्रू जो बच्चे 11th या 12th 9th 10th में है, अभी स्कूल में है बट दे वांट टू बी या आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट, तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल फैसिलिटेट देम। उन्हें हम स्कूलिंग के जो भी उनकी एनसीईआरटीज हैं उनके साथ और यूपीएससी की तरफ मोल्ड करते हुए उन्हें अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये प्लान उनके लिए है। और लास्ट वाला जो करंट अफेयर का बैच है तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग। ना सो करंट अफेयर 360 बाय निहारिका मैम। अर्धवार्षिक जीएस एंड सी सेट बैच नवंबर टू और जून टू नवंबर 2025 में। ये जून से 1 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। और ये हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश है। वार्षिक मतलब ईयरली बैच है जून टू मई। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए। स्कूल बैच प्रोग्राम जैसे हमने अभी जस्ट बताया था कि स्कूल के बच्चे जो अभी 9th 10th 11th 12th में हैं दे कैन आल्सो ज्वाइन इफ दे वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट इन फ्यूचर में। वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो वो इस तरीके इस बैच को ज्वाइन करें अपनी स्कूलिंग के साथ साथ। और जो स्कूल की नॉलेज है उसे किस तरीके से यूपीएससी में हम यूज कर सकते हैं, बड़े एग्जाम में कैसे हम उस चीज को मतलब अभी से फाइंड आउट करते हुए चलेंगे और बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। उनका फ्यूचर प्लान ऐसा है। तो चलिए, ये हमारी क्लास का प्रोमो था। यस, अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। यस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानसून, इंडियन मानसून। और ये हमारे इवन यूपीएससी
आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपी, पीएससी, एमपी, जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए, है ना? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और एक बिल्कुल छोटी-सी ब्रीफ क्लास है इस पर हमारी, है ना? इंडियन मानसून पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मानसून कि मानसून है क्या? सो एनीवन कैन ट्राई। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि मानसून क्या है? ओके, लेट्स हुँ, आज हमारी जो रेगुलर क्लास है वो 9 बजे रहेगी। आप वहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स का स्टार्ट होने वाला है। आज वो फर्स्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स की। तो जो वहाँ पर नहीं आते हैं अभी इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो वो अब ज्योग्राफी चाहते हैं पढ़ना तो वो आएँ 9 बजे, है ना? आप लोग आइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि मानसून है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ईज़िली जब हम मानसून को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये मानसून मौसमी हवाएँ हैं, सीज़नल। कैसी हवाएँ हैं? मौसमी हवाएँ। इसका मतलब इनकी डायरेक्शन मौसम के हिसाब से बदलती है। कैसे? मौसम के हिसाब से बदलती है। 6 मंथ सपोज़ ये ऐसी चल रही हैं, तो नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोज़िट हो जाएगी। दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनिशन या सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन मानसून। मानसून क्या है? एक सबसे सिंपल तरीके से हम डिफाइन करें तो यही डिफाइन करते हैं कि मानसून है क्या? कि मौसमी हवाएँ हैं, सीज़नल विंड्स हैं। ज्योग्राफी आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा तो आपको पता होना चाहिए कि विंड 3 तरीके की विंड्स चलती हैं, है ना? एक परमानेंट या ग्लोबल विंड बोलते हैं हम इन्हें, फिर सेकंड मौसमी विंड या सीज़नल विंड्स होती हैं, मौसमी हवाएँ और थर्ड वन बिल्कुल जिन्हें हम स्थानीय हवाएँ बोलते हैं। जो वर्ल्ड पर पूरे ग्लोब पर जितने भी ये विंड पैटर्न होते हैं, हवाओं का जो विंड पैटर्न है, उसे हम 3 भागों में डिफाइन करते हैं, है ना? 3 भागों में। तो आप लोगों ने वो सुना होगा ना पछुआ पवन, व्यापारिक हवाएँ या पछुआ हवाएँ, है ना? सुना है ये? हुँ, तो वो किस तरीके की हैं? वो पूरे ग्लोब पर इफ़ेक्ट डालती हैं, पूरे वर्ल्ड पर उनका इफ़ेक्ट होता है, पूरे ग्लोब पर उनका इफ़ेक्ट होता है इसलिए उन्हें एक वो फर्स्ट लेवल की हवाएँ होती हैं, प्राथमिक। द्वितीयक हवाएँ, मौसमी हवाएँ, जो सीज़नल आती हैं। इसी में मानसून भी आता है और इसी में हम चक्रवात पढ़ते हैं। इसी में हम चक्रवात पढ़ते हैं। ये सारा सीज़नल विंड के रूप में हम इन्हें पढ़ते हैं और हर जगह अपनी सीज़नल विंड्स होती हैं, अलग-अलग तरीके से और बाकी कुछ आते हैं हम स्थानीय हवाओं पर। ये बिल्कुल लोकल जो होता है ना लोकल वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के जो जियोलॉजिकल कंडीशन है मतलब उसके हिसाब से, है ना? वहाँ की जलवायविक कंडीशन और वहाँ की जो स्थानीय कंडीशन होती है, परिस्थिति होती है, उनके अकॉर्डिंग ये उत्पन्न होती हैं और इनका टेन्योर 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक ऐसे रहता है। ठीक है? तो सबसे पहले जब हम आते हैं मानसून पर, तो मानसून कैसी हवाएँ हैं? मानसून मौसमी हवाएँ सीज़नल, है ना? मौसम के हिसाब से इनमें बदलाव होगा और इसी वजह से हम ये मानते हैं कि 6 महीने इनकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो वो जस्ट उसके अपोज़िट हो जाएगा। तो मान सकते हैं कि ईयर के फर्स्ट पहले 6 महीने इस डायरेक्शन में जा रही, तो अगले 6 महीने
इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ओके? तो ये इसका बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हमने आपको बता दिया, है ना? क्यों? अब आते हैं हम इसकी रीज़न पे, व्हाई इट हैपन? ये हवाएँ अपनी दिशाएँ क्यों बदलती हैं, क्यों चलता है, कैसे चलता है, हम इसके रीज़निंग पर आते हैं। तो इसकी फर्स्ट रीज़निंग आप लोगों को मैं बताऊँ, बिल्कुल सिंपल, जो सबसे पहले दी गई है और सबसे ईज़ी है ना? तो इसके बारे में सबसे पहले हेले ने बताया था, वो भी 17th सेंचुरी में, शताब्दी में। और इसको बिल्कुल बहुत ईज़ी तरीके से डिफाइन किया गया था कि जो जल और स्थल जो जल और स्थल होते हैं ना, उनकी भौतिक विशेषताओं में जो अंतर होता है, अंतर के कारण ये उत्पन्न होती हैं। अब ये कैसे भौतिक विशेषताओं के अंतर के कारण? मतलब आप जल का स्वभाव अलग है, स्थल का स्वभाव अलग है। अब हम आते हैं इस पर, क्या अलग है इन दोनों में? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जल और स्थल कैसे? थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में आपने 8th और 9th क्लास के साइंस में ये पढ़ा होगा कि जल जल्दी गर्म होता है। ओह! जल धीरे-धीरे गर्म होगा और धीरे-धीरे ठंडा होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर अब साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ भी करूँगा और ये क्या होता है? स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्द ही ठंडा होता है। जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो इन कंपेरिज़न की बात कि जल का स्वभाव अलग है, स्थल का स्वभाव अलग है। ओके? ये स्वभाव में अंतर होने से क्या ऐसा होता है कि ये हवा इधर से उधर चलने लगती है? देखिए, कोई भी विंड पैटर्न होता है, कोई भी विंड होती है, तो उसकी एक दिशा तय कैसे होती है? कोई भी हवा, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इस कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। सपोज़ ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी और इसी जो फ़ोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसे बोलते हैं दाब, प्रवणता, बल। प्रे प्रेशर ग्रेडिएंट फ़ोर्स। इसके थ्रू इसी की वजह से जो हवाएँ होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। है ना? तो ये कुछ छोटी-सी चीज़ें हैं जो साइंस से जुड़ी हुई हैं और जो हमारे ज्योग्राफी में हमेशा यूज़ होती रही हैं। जब भी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो साइंस का कुछ हिस्सा बिल्कुल छोटा, ऐसा नहीं कि हम साइंस का कोई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले होंगे। बस ये सिंपल से हिस्से जो हम 6th और 7th और 8th क्लास में पढ़े होते हैं, उन्हीं को हम इधर अप्लाई करते हैं कि हमेशा विंड का डायरेक्शन क्या रहेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है? अब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हम जब कोई भी जो एयर होती है, एयर पार्टिकल्स को जब हम एनर्जी देते हैं, तो वो दूर-दूर भागने लगते हैं। उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है और वो दूर-दूर भाग जाते हैं। ये हमने साइंस में पढ़ा है और उसका हम आप एक एग्ज़ाम्पल आप कभी भी देख सकते हैं कि कोई बैलून में थोड़ी-सी हवा भरिए और उसे गर्म करिए या फिर जो टायर होते हैं गर्मियों में फूल के फट जाते हैं। है ना? तो उनमें जो एनर्जी मिल रही है, उसके वजह से जो अ,
गैस के पार्टिकल्स हैं, वो दूर-दूर भागते जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो एक जगह पार्टिकल सपोज़ ये एक हवा के पार्टिकल्स इतने एरिया में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट मैं मान के चलता हूँ ये मैंने 10 बनाए हैं और ये 10 पार्टिकल्स इतने स्पेस में अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नाउ हमने इनमें एनर्जी दी, किसी भी फॉर्म में हमने इन्हें एनर्जी दी और ये इतने एरिया में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं 10 पार्टिकल्स ही। 10 इधर देखिए, इधर का एरिया ज़्यादा है, ये ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है, बी। किसका एरिया ज़्यादा होगा? बी का। बी का एरिया ज़्यादा है, लेकिन पार्टिकल्स 10 ही हैं। पार्टिकल्स कितने हैं? गैस पार्टिकल्स जस्ट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 10 है। जो ए का एरिया है वो कम है और बी का एरिया ज़्यादा है। तो जो 10 पार्टिकल्स का वेट होगा, उसके द्वारा जो क्रिएट हुआ प्रेशर होगा, वो ए वाले एरिया पे ज़्यादा पड़ेगा या बी वाले एरिया पे ज़्यादा पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेट जो पार्टिकल्स के द्वारा प्रेशर पड़ना था गैस पार्टिकल्स के द्वारा, वो ज़्यादा एरिया में पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, बी वाले में। तो जहाँ ज़्यादा एरिया में पड़ रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर जब हम दोनों को करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या मैं समझा रहा हूँ? कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ प्रेशर कम हो रहा है। अब ये पार्टिकल्स इतने दूर जो बी वाली कंडीशन है इसमें दूर हुए क्यों? क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी मिली और एनर्जी मिली वो किस फॉर्म में मिली? ऊष्मा के फॉर्म में। और वो ऊष्मा का फॉर्म कैसे नापते हैं हम? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जहाँ ज़्यादा एनर्जी है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा। मतलब ये बिल्कुल सिंपल साइंस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना? हम यहाँ पर हायर लेवल का कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो 8th और 9th में हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, उतनी साइंस थोड़ी वो भी फिजिक्स के कुछ हिस्से यूज़ होते हैं और हमें वो आने चाहिए, यदि हम ज्योग्राफी में अच्छा करना चाहते हैं, स्पेशली जलवायु विज्ञान में, है ना? इतना हमें थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। तो देखिए, बी में एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एनर्जी किस रूप में है? ऊष्मा के रूप में। और ऊष्मा को हम कैसे नाप रहे हैं? उसका मेजरमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? कम। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ईज़िली हम कह सकते हैं, जहाँ प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम। देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि वो एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिली है, इसी वजह से वो दूर-दूर गए हैं। उन्होंने अपना एक्सपेंड किया है अपने आप को, इधर-उधर भाग गए, है ना? ये देखो, है ना? तो जो ए वाली कंडीशन है, इसमें क्या है? टेम्परेचर कम है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। ए वाली कंडीशन में क्या? टेम्परेचर कम है, इसलिए वहाँ प्रेशर ज़्यादा है और बी वाली कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ प्रेशर कम है। तो आप देख रहे हो, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, दोनों में मतलब उल्टा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? उल्टा रिश्ता है। इनवर्स रिलेशन है। देखिए, फिर से देखिए, जो ए कंडीशन थी उसमें क्या हो रहा था? वहाँ टेम्परेचर कम था इसलिए प्रेशर ज़्यादा था। बी वाली जो कंडीशन थी वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था इसलिए प्रेशर कम था। ओके? ये। तो इसका मतलब ये रिश्ता बिल्कुल उल्टा बन रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी बनाते थे।
फॉर्मूलाज टाइप, सीधा संबंध हमने इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो संबंध हम बना रहे हैं, ये ओपन वाला है। इसे तुम किसी एक निश्चित उसमें आयतन में रखोगे, तो इनका संबंध दूसरा हो जाता है। यहाँ कैसा है, हवा को बहुत ज़्यादा स्पेस है फैलने के लिए। उसके आयतन को, उसके वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट नहीं माना है। हमने उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट नहीं माना है, उसे हमने स्थिर नहीं माना है। फिजिक्स में 2 तरीके से आता है। एक जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं, वहां पर रिश्ता बिल्कुल साथ चलता है। टेम्परेचर और प्रेशर का रिश्ता बराबर का होता है। वहां सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाएगा, मान लीजिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या कि जो टेम्परेचर का जो हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले होते हैं, तो इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा था। वहां पर क्या रहता है, वहां पर 2 कंडीशन दी जाती है वॉल्यूम को लेके, जिसमें एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा, एक में वॉल्यूम की कोई लिमिट नहीं रहेगी। और जो हम ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में, उसमें हम वॉल्यूम को निश्चित नहीं मानते। हम वॉल्यूम के लिए उसके पास बहुत स्पेस होता है हवा को फैलने के लिए। वो कोई एक बंद जो तंत्र होते हैं ना, सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, वो वाला बात है ना, है ना? तो जहाँ हम या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं ओपन सिस्टम के थ्रू। ओपन है, उसके पास बहुत स्पेस है अपने आप को फैलाने के लिए। और जो फिजिक्स में कभी-कभी हम पढ़ते हैं, बंद वाले उसमें कि वॉल्यूम निश्चित रहेगी। वॉल्यूम जब निश्चित किया, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जब हम वॉल्यूम निश्चित कर देते हैं और उसमें कुछ हवा है और उसमें हम नीचे से हीट दें, तो उसके बॉल पर प्रेशर पड़ेगा। हवा बहुत तेज, वो जो गैस के पार्टिकल्स हो गए, वो बहुत स्पीड के साथ इस बॉल पर टकराएंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो उससे प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नीचे जैसे सपोज ये हम बर्नर लगा रखा है और हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हवा के पार्टिकल्स में एनर्जी आ रही है और वो जाके बॉल पर टकरा रहे हैं, खट 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 खट, और वहां पर वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे ये टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्लाइमेटोलॉजी में नहीं चलता है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में क्या है कि हम कोई निश्चित वॉल्यूम का वो तो है नहीं, एक डिब्बे वाली तो बात है नहीं। यहाँ पूरा एनवायरमेंट है, पूरा मतलब पूरा एटमॉस्फेयर है। वहां कहीं हवा गर्म हो रही तो उसके बाद बहुत स्पेस है अपने आप को एक्सपेंड करने का, है ना? तो जो ये वाला हिस्सा है, ये फिजिक्स में ही रहने देना और इसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के वाइज रखिए, दिमाग में रखिए। अदरवाइज कंफ्यूज होते हैं, तो इसे भी दिमाग में रखिए। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कौन सा एप्लीकेबल है? ये वाला, जहाँ ओपन सिस्टम होता है, जहाँ हवा को स्पेस होगा, गैस को स्पेस होगा अपने आप को फैलाने के लिए। ठीक है? तो जब ज्योग्राफी की बात होती है, तो ये वाला हिस्सा आएगा। टेम्परेचर का प्रेशर से जस्ट इनवर्स रिलेशन है। ठीक है? तो हेली ने क्या बताया कि जहां पर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा जिस एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है और टेम्परेचर ज्यादा है, और एक ये बी एरिया है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो क्या रिश्ता बन जाएगा? जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। और जहां टेम्परेचर कम है, वहां प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा, है ना? तो हवा कैसे मूव करने लगेगी? ऐसे। हवा का मूवमेंट आ रहा है, समझ में आ गया ना? ठीक है। अब प्रेशर के साथ नहीं, सीधा टेम्परेचर के साथ भी कोई रिलेशन बनाए, तो आप कह सकते हो हाई लो टेम्परेचर से हवा अधिकांशतः
हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है। ये जब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे। यहाँ हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे, इसलिए कभी टेम्परेचर से डायरेक्ट टेम्परेचर टू टेम्परेचर कभी हवा की दिशा को तय करने के लिए नहीं बोला जाता। ये तो जस्ट मैं अभी बोल रहा हूँ। उसे क्यों नहीं बोला जाता है, कभी-कभी ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कभी-कभी इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रेशर वाला यूनिवर्सल रूल है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। अब हेली क्या बताते हैं? हेली बताते हैं कि जो स्थल है ना? जब सूरज यहाँ से आएगा और वो अपनी एनर्जी देगा तो ये गर्म हो जाएँगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या घटेगा? प्रेशर घटेगा। ऑब्वियस सी बात है। और वो क्या बता रहे हैं, जो आस-पास का ओशियन वाला एरिया रहेगा, जो जल वाला एरिया रहेगा, कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तुलनात्मक रूप में चलेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट बात कुछ नहीं चलेगी। कई बार मैं बता चुका हूँ, हमेशा बात रिलेटिव चलती है। किसके स्थल के मुकाबले यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो स्थल के मुकाबले यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। ठीक है? नाउ तो हवा की दिशा कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं समर की, जब सन सीधा इंडिया पर अटैक कर देता है अपनी गर्मी से, जो इस टाइम कर रखा है उसने। और जो स्थल वाला एरिया है, वो गर्म होता है, तो मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका प्रेशर कम होगा। जब हम कंपेयर करेंगे ओशियन रीजन से, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर स्थल के मुकाबले कम होगा। स्थल के मुकाबले कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं और देखिए हवा ऐसे-ऐसे एंटर कर जाएगी। ठीक है? ये हो गई हवा की एक दिशा। अब वो हेली कहते हैं क्या? सेकंड कंडीशन जो विंटर की होगी, वो बोलते हैं, वो इट्स ट्रू विंटर में कि सूर्य क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा और विंटर में हमारे यहाँ क्या आ जाएगी, सर्दी। सर्दी आ जाएगी। तो स्थल जल्दी ठंडा भी होता है, तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। टेम्परेचर गिरेगा तो क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है? जो ओशियन वाले रीजन हो गए कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर कैसा रहेगा, कम, कंपैरेटिवली। जब हम कंपेयर, तो हवाओं की दिशा कैसी हो जाएगी? हवाओं की दिशा इस तरीके से चेंज हो जाएगी। आया ना समझ में? दिस इज द ईज़ीएस्ट कॉन्सेप्ट फॉर मानसून। उन्होंने सब, क्योंकि जब उनके पास अपने रिसर्च के लिए सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं थी, डेटा कलेक्शन इतना हाई नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म उन्होंने इसके बारे में बताया और ये सिंपलेस्ट थ्योरी है मानसून की। ओके, इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं एक मैप की तरफ। ये जो लाइन रेड लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर है, 0% है और ये आपको कर्क रेखा, मकर रेखा भी दिख रही होगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और, है ना? अब आपको पता है, आई डोंट नो, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना पता होगा कि जो हमारी अर्थ है, उसका एक्सिस टिल्टेड है ना? तो इस जो टिल्टेड है, इस वजह से क्या होता रहता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। किसका? सन का, सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। उसका नॉर्दर्न शिफ्ट चलता है और साउदर्न शिफ्ट होता रहता है। उसी वजह से सीज़न्स चेंज होते हैं। जो सीज़न्स चेंज होते हैं वो किस वजह से होते हैं? सूरज के उत्तरायण होने से और दक्षिणायन होने से। और जो उत्तरायण है और दक्षिणायन है,
वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है ना? अर्थ अपनी एक्सिस पे नहीं झुकी हुई होती, अर्थ बिल्कुल जो 0 डिग्री पर होता उसका एक्सिस, 0 डिग्री बोल सकते हैं, हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, 0 डिग्री पे उसका एक्सिस होता, तो फिर कोई सीज़न चेंज नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई सीज़न चेंज नहीं होता। एक सा ही मौसम रहता हमेशा, लेकिन सन जब अपने आप को शिफ्ट करता है, उत्तरायण करता है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी क्रिएट करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। उत्तरायण की कंडीशन में टेम्परेचर इधर बढ़ेगा और जब वो दक्षिणायन जाता है, तो टेम्परेचर यहाँ बढ़ाता है और इसी वजह से ये सीज़न शिफ्ट होते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, ठीक है? तो एक सिंपलेस्ट वे है। अब नए एक नई थ्योरी आती है, जिसे हम डायनामिक थ्योरी बोलते हैं और वो डायनामिक थ्योरी में इसी चीज़ को इंक्लूड कर रहे हो। किस चीज़ को? कि जो सन उत्तरायण जाएगा, तो एक तो ये इक्वेटर है और एक इक्वेटर बनती है तापीय भूमध्य रेखा। तापीय भूमध्य रेखा का मतलब जो सूरज के साथ-साथ शिफ्ट करे और सूरज की जहाँ पर किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ रही हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर रही हैं, जो एक वो पूरी लैटीट्यूड बनता है पूरे ग्लोब पर, उसी को वो बोलते हैं तापीय भूमध्य रेखा। और वो तापीय भूमध्य रेखा सूरज के साथ ऊपर-नीचे शिफ्ट होती रहती है। ठीक है? वो तापीय भूमध्य रेखा ऊपर-नीचे शिफ्ट होती रहती है। लेकिन ये जब दक्षिणायन जाएगी तो वहाँ पर ये उत्तरायण जाएगी तो वहाँ पर ये गर्मी क्रिएट करेगी। जैसे इंडिया में अभी हाल-फिलहाल में हम देख रहे हैं, तापीय भूमध्य रेखा इधर कहीं घूम रही है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर रही है ना? जब ये साउथ में जाती है और सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये इधर चली जाती है और ये इधर जाती है तो यहाँ पे गर्मी क्रिएट करती है, यहाँ पे सर्दी क्रिएट करती है। ये हो गया सबसे सिंपल। लेकिन जब हम डायनामिक में आते हैं, तो डायनामिक में ये डायनामिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जो ग्लोब का विंड पैटर्न है, उससे मिला हुआ, उसके साथ-साथ आगे चलता है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जो इक्वेटर होता है, उसकी तरफ ऐसे हवाएँ चलती हैं और ये हवाएँ कौन-सी हवाएँ बोलते हैं इस हवा को? व्यापारिक हवाएँ। क्योंकि कुछ इस तरीके का पैटीज़ बनती हैं, प्रेशर की पैटीज़ बनती हैं पूरे ग्लोब पर और यहाँ पर हाई प्रेशर पैटीज़ बनती है ना? हाई प्रेशर वाली और इक्वेटर हमेशा कैसा रहता है? लो प्रेशर। कैसी रहती है? लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पर हमेशा गर्मी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर कैसा रहेगा? कम, ठीक है? लेकिन यहाँ भी टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन यहाँ प्रेशर भी हाई रहता है, उसका कारण अलग है ना? तो ये एक बड़ी लंबी क्लास होगी, जब हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक डेमो क्लास थी, इस वजह से मैं इसको इतना ही अ, मतलब यहीं पे आपको रोकता हूँ और बाकी जो क्लासेस होंगी, वो हम जो रेगुलर क्लासेस ज्योग्राफी की लेंगे, वहाँ पर हम आपको बताएँगे। बस थोड़ा-सा मैं प्रिसाइज़ली आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने कई बार इमिग्रेशन और इन सब में पढ़े होंगे ना, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, पढ़ा है ना? कभी-कभार पढ़ा ही होगा, जब आप तैयारी कर रहे हो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। पुल मानी कोई चीज़ जब हम खींचते हैं, पुश मानी पीछे से कोई ढक के लगाते हैं। तो हमारा जो मानसून है, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कुछ पुल फैक्टर के रूप में काम करते हैं, तो कुछ पुश फैक्टर के रूप में काम करते हैं। पुल मतलब जो अपनी तरफ ताकत लगा के खींच रहा है और पुश का मतलब जो पीछे से आपको धक्का लगा रहा है। तो जो हम अभी जो थ्योरीज़ पढ़ रहे थे, ये ज़्यादातर आती हैं पुल फैक्टर में।
है ना? जो आपने वर्ड यूज़ किया ICTZ, है ना? इसकी जो शिफ्टिंग होगी या जो इसके पहले हम अभी पढ़ रहे थे जल और स्थल के स्वभाव में अंतर, ये किस तरीके के फैक्टर हैं? पुल फैक्टर हैं। या फिर हम उपोष्णकटिबंधीय, सबट्रॉपिक जेट के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में, ये भी एक इसका पुल फैक्टर के रूप में वो खींचने का काम करती है। लेकिन कुछ पुश फैक्टर हैं, कुछ पुश फैक्टर भी इसमें काम करते हैं, जैसे अ, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये इसके पुश फैक्टर में ये वहाँ से ढकेलती है अंदर की तरफ। या हम सोमालियन जेट स्ट्रीम की बात करें, सोमालियन जेट स्ट्रीम इसकी बात करें, ये कैसे फैक्टर हैं? ये उसे पुश कर रहे हैं, मानसून को अंदर की तरफ इंडिया में एंटर करने के लिए पुश कर रहे हैं और ये फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसकी पर प्रभाव डालते हैं। वो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, जिसमें हम एल नीनो, है ना? या ला लीनो जो है ना, एल नीनो या ला लीनो, ये भी जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसे हम वाकर सेल वगैरह, या हम इसे बोल सकते हैं दक्षिणी दोलन, साउदर्न ऑक्सीलेशन। ये जो वाकर सेल और साउदर्ली, ये फैक्टर इसमें पुश फैक्टर में आते हैं। इनका भी वही काम है कि मानसून को अंदर की तरफ ढकेलो। और या फिर हम इंडियन ओशियन डायपोल, ये सारे जो फैक्टर हैं, इस पूरे मानसून को हम 3 फैक्टर्स में डिफाइन करके पढ़ेंगे, जब भी हमारी इससे रिगार्डिंग रेगुलर क्लासेस होती हैं। ठीक है? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मान लीजिए, क्योंकि ये मतलब अभी जितना भी इसमें रिसर्च होती जाएगी, नए-नए फैक्टर आते जाएँगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो सिस्टम है, मानसून सिस्टम स्पेशली इंडिया में, है ना? तो इसमें तिब्बत का रोल या हिमालयन रोल, या ये बहुत सारे एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है, वो 40 मिनट्स में पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस वजह से मैंने एक समराइज़ आपको कर दिया है और बाकी हम ना रेगुलर क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड अब जो हमारी रात को 9 बजे क्लास होने वाली है और वो ज्योग्राफी की है, उसका टॉपिक हमने आपको बता दिया था, हम बायोम पढ़ेंगे। और बायोम में हम क्या पढ़ने वाले होंगे कि बायोम से ही हम पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को पढ़ते हैं। इसलिए हमने एक टॉपिक पकड़ा है बायोम, और हम पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट कंडीशंस को पढ़ लेंगे उसके थ्रू, है ना? क्लाइमेट और वेजिटेशन को। ओके, मिलते हैं हम फिर 9 बजे। थैंक यू।